यूपी को साधना भी बहुत जरूरी है, मुझे लगता है। भले ही प्रदर्शन अच्छा ना रहा हो, लेकिन आम जनता को यहाँ पर खुश कैसे करना है, वहां पर और भी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। प्रदर्शन सुधारा जाए। लेकिन हम सभी आप मेहमानों के पास आएंगे, लेकिन देखिए बजट से कुछ उम्मीदें हैं, हर सेक्टर को जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को भी एक बार फिर से रख लेते हैं। हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं और अब दर्शकों के सामने वो भी रखते हैं कि बजट से आखिर अलग अलग सेक्टर्स को क्या उम्मीदें हैं। और ये सबसे बड़ी उम्मीद है, देखिए अब से आधे घंटे बाद बजट पेश करने वाली है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और राष्ट्रपति ने बजट की मंजूरी दे दी है और बाकायदा मुंह भी मीठा करा दिया है। लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण, रिकॉर्ड अपने आप में बनाने जा रही हैं। देखिए बजट में मिडिल क्लास पर फोकस रह सकता है, ये बजट की उम्मीदें हैं। इनकम टैक्स में छूट की लिमिट भी बढ़ सकती है। बजट से महंगाई पर लगाम लगने की भी उम्मीद है। ये बड़ी उम्मीदें आपको बता रहे हैं और अब से आधे घंटे बाद कुछ और भी डिटेल्स देंगे, लेकिन सीधे तरह दिखाते हैं कुछ तस्वीरें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। ये सीधी तस्वीरें आ रही है और उन तस्वीरों को जरा देखिए। और यहां पर मैराथन बैठकें भी लेने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेहद प्रफुल्लित मुद्रा में नजर आ रहे हैं। और देखिए उनकी नजर भी होगी साक्षी आज की, आज बजट में मध्य प्रदेश के लिए क्या मिलने वाला है। क्योंकि मध्य प्रदेश आपको याद होगा ना कि जैसे लीला साहू सड़क की डिमांड कर रही हैं, तो उस वायरल वीडियो को जरा देखिए कि उस वक्त क्या कहती हैं वो, कि मोदी जी हमने 29 की 29 सीटें आपको दे दी, अब आप हमको क्या देंगे। तो ऐसे तो हर एक वर्ग, हर एक शख्स जो है मध्य प्रदेश का उम्मीद कर रहा होगा कि हमने तो सब दे दिया, अब हमें क्या दिया जाएगा। बिल्कुल, बड़ी जीत दर्ज की है तो बड़ा तोहफा भी मिलना चाहिए, क्योंकि 29 की 29 सीटें, हालांकि एक सीट छिंदवाड़ा नहीं जीत पा रही थी बीजेपी, लेकिन इस बार मोहन सरकार ने वो भी करके दिखाया है, तो कहीं ना कहीं तोहफा तो देखो मिलना चाहिए। हालांकि अब देखना होगा, सस्पेंस जो है खत्म हो जाएगा जब पता चलेगा कि इस बजट में एमपी के लिए क्या है, आखिरकार मध्य प्रदेश को किस तरह से फोकस किया जा रहा है। ये देखिए आप मंच की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं, ये जो कार्यक्रम है बजट से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। और वहां पर लेकिन नजरें बनी हुई है बजट, वहां पर जरूर वो बैठे हुए हैं और उस कार्यक्रम जो की व्यस्तता होती है, सीएम को बहुत से काम है और उन व्यस्तताओं के बीच में मध्य प्रदेश को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है इस पर भी नजर होगी। और उनके जो जाहिर सी बात है, जो कार्यालय के जो उनके कर्मचारी होंगे, सीएमओ के जो लोग होंगे, वो जरूर फीडबैक देते रहेंगे। लेकिन इस वक्त भी इस कार्यक्रम की सीधी तस्वीर आप देख लीजिए। तो चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर आ रहे हैं। यहाँ कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। समृद्ध मध्य प्रदेश 2024 का ये आयोजन किया गया है। बिल्कुल महापौर भी देखी जा सकती है मंच पर, ये मंचासीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज वाकई में एमपी के लिए नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और भी राज्यों, पूरे देश भर के लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा है, क्योंकि ये पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है। उम्मीदें लगातार हैं कि आखिरकार जनता के लिए क्या है, क्योंकि देखिए सरकार की बात करें तो सरकार देश को 4 जातियों में बांट देती है, चाहे गरीब की बात करें, किसान की बात करें, महिलाओं की बात करें या फिर गरीब की बात करें। और देखना होगा कि आज फोकस किस तरह से किया जाता है, मिडिल क्लास को कैसे साधा जाता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए। तो स्वागत करते हुए मंच से प्रदेश की अनूठी चित्रकला जो कि पूरे विश्व में जानी जाती है, प्रकृति के जीव जंतु को बेहद खूबसूरती से इस चित्र में बनाया गया है, जिसको भेंट कर रहे हैं प्रहलाद पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को। यशवंत टेकाम जी द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद पटेल जी। और अब मैं आग्रह करूंगी अपर मुख्य सचिव श्री मलय श्रीवास्तव जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये सुनहरा अवसर है जब हम इस संगोष्ठी के साक्षी बनने जा रहे हैं, ऐसी संगोष्ठी जहां पर ग्रामीण विकास पर चर्चा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए अपर मुख्य सचिव जी, साथ ही में श्री मलय श्रीवास्तव जी स्वागत करेंगे। एक गोंड पेंटिंग पुनः प्रस्तुत की जा रही है, बेहद खूबसूरत सी चित्रकला। मैं निवेदन करूंगी अपर मुख्य सचिव जी श्री मलय श्रीवास्तव जी से कि वे माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर, साथ ही में गोंड पेंटिंग भेंट कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही पुनः आग्रह है श्री तो सीधी तस्वीरें और प्रहलाद पटेल भी देखिए मौजूद हैं और वहां पर फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। साक्षी, आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश, ये जो थीम है इस पर आधारित है और इसी कार्यक्रम में आज शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं। और आज बड़ी बात यह है कि लगातार बैठकों का दौर जो है एमपी में जारी है, मैराथन बैठकें करने वाले हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। शुरुआत भी हो चुकी है और ये कार्यक्रम की देखिए समृद्ध मध्य प्रदेश की एक परिकल्पना है और पंचायती राज को कैसे आत्मनिर्भर बनाना है, किस तरीके से उसको समृद्ध बनाना है,
और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के जरिए कदम बढ़ाने की कोशिश है, वही फोकस है। और ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत दूरगामी और एक विजनरी जो है वो प्रोग्राम है, जिसमें इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत कर रहे हैं। तो प्रहलाद पटेल आप देख सकते हैं, महापौर मालती राय भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद हैं, कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम को लेकर चर्चा होगी और मंथन किया जाएगा कि आखिरकार एमपी में विकास को लेकर किस तरह से रफ्तार देनी है, इसको लेकर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव हो सकता है कई अहम निर्णय भी लिए, कैसे पंचायत को विकसित करना है, इसको लेकर क्या रूपरेखा होनी चाहिए, ये भी आज मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पर चर्चा करेंगे। तो आज ये कार्यक्रम राजधानी भोपाल में आयोजित हुआ और दीप प्रज्वलित कर यहां पर किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत भी हो चुकी है। प्रहलाद पटेल को आप देख सकते हैं और आज का दिन एमपी के लिए महत्वपूर्ण, पंचायतों के विकास की बात होगी आज, कैसे आत्मनिर्भर पंचायत को बनाना है। तो जाहिर सी बात है, देखिए इस प्रोग्राम में ही कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी परिकल्पना जो है निहित है कि आत्मनिर्भर पंचायत और उससे बनेगा समृद्ध मध्य प्रदेश। और इसी ओर अग्रसर होते हुए इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रहलाद पटेल, भोपाल से सीधी तस्वीरें महापौर को भी आप दिखाई रही हैं, बता रही हैं कि महापौर मालती राय भी मौजूद हैं। और ये कार्यक्रम देखिए अपने आप में काफी ज्यादा अहम, लेकिन दूसरी तरफ देश की निगाहें आम बजट पर भी है और मध्य प्रदेश को मिलने वाले तोहफे पर भी है। और देखिए न्यूज स्टेट भी अपने दर्शकों को ये सबसे पहले बताएगा कि भाई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को क्या हासिल हुआ, क्योंकि देश को, युवाओं को, महिलाओं को रोजगार को लेकर के या फिर किसानों को क्या मिल रहा है उस पर तो सबकी नजर है। टैक्स में कितनी छूट मिल रही है वो तो हम सब बताएंगे, लेकिन खास तौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पोटली में, उसकी झोली में क्या आने वाला है, न्यूज स्टेट आपको पूरा एनालिसिस करके बताएगा। लोकसभा चुनाव में बिल्कुल अगर नजर डाली जाए तो वो तस्वीरें भी याद आती हैं जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक अपना रिकॉर्ड बनाया था, सबसे ज्यादा दौरे किए थे, सबसे ज्यादा सभाएं की थी और असर भी देखिए देखने को मिला है। हालांकि विधानसभा चुनाव की बात अलग थी, उस समय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बिल्कुल यही रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। और कहीं ना कहीं अब जो बड़ी जीत मिली है तो अब देखना होगा कि आखिरकार एमपी की झोली में आज क्या मिलने वाला है। सबसे बड़ी जो है कहीं ना कहीं फेदर है, सबसे बड़ा जो है उनके पक्ष में जाता है। छिंदवाड़ा का किला भी उन्होंने ढा दिया, ये बहुत अभी तक नहीं हो पाया था। और उसके बाद अमरवाड़ा को भी जीत लिया, उपचुनाव भी जीत लिया। ठीक है, तो साक्षी हम आगे भी अपनी कवरेज दिखा रहे हैं लगातार। ये बड़ी कवरेज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की झोली में क्या आता है वो भी बताएंगे, बजट की बड़ी बातें, बजट से हर एक सेक्टर को क्या उम्मीद है वो हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की अपडेट दे देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर बजट पेश होगा। इस वक्त की बड़ी खबरें, इस वक्त की हेडलाइंस बताते हैं। पहले प्रस्तुत करता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट को दी मंजूरी। 11 बजे लोकसभा में पेश करेंगी लगातार 7वां बजट। बजट में मिडिल क्लास पर रह सकता है फोकस, इनकम टैक्स में छूट की बढ़ सकती है लिमिट, सस्ते घर का सपना भी हो सकता है पूरा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की आज मैराथन बैठक, सुबह 10:30 बजे मंत्रालय में होगी कैबिनेट की बैठक, विभागों की समीक्षा भी करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। आज अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। ओपी चौधरी ने पेश किया था 7,329 करोड़ का बजट। दमोह में बारिश का कहर, 1 घंटे की बारिश में घरों में भरा पानी, सड़कें बनी नदियां, लोगों को हो रही परेशानी। उनके हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। पंचायती राज अभियान में जो भी हम इतिहास को पलटकर देखते हैं उसमें
आज का दिन मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ पर उपस्थित मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी कैबिनेट मंत्री माननीय श्री अदल सिंह कंसाना जी, हमारे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री लखन पटेल जी, मेरे विभाग में राज्य मंत्री माननीय श्रीमती राधा सिंह जी, विभाग के एसीएस श्री मला श्रीवास्तव जी, जीआईएफ के हमारे दोनों गणमान्य अधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित जिले से आए हुए हमारे सभी सम्मानीय जिला पंचायत अध्यक्ष, सम्मानीय उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के सीओ और जनपद के सीओ, आप सबका भी इस कार्यक्रम में विभाग का मंत्री होने के नाते आप सबका जैसा स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज ये सत्र में मुझे सिर्फ स्वागत करना है, लेकिन जानकारी के लिए मैं जरूर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूं कि पहला कदम छोटा होता है। जो सफलता की बातें करते हैं उनके लिए पहला कदम बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो असफलता को एड्रेस करने वाले लोग होते हैं, जो असफलता से मुक्ति पाने वाले लोग होते हैं, उनके लिए पहला कदम छोटा कदम होता है। आज हम उस छोटे कदम के साथ शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में जो अगला कदम होता है, जिसको नेक्स्ट स्टेप कहते हैं, वो असफलता को समाप्त करने वाला होता है, व्यवधान को खत्म करने वाला होता है। और वो नेक्स्ट स्टेप की चर्चा के लिए हम आज आप सब एकत्रित हैं। हम वो लोग हैं जो पंचायती राज के उस सफलता के कर्णधार हैं। जब मैं कर्णधार कहता हूं तो हमारे दो कंधे हैं, एक प्रशासनिक तंत्र है और एक चुनावी जनप्रतिनिधि है। हम आपस के समन्वय के लिए आज एकत्रित हुए। कोई किसी से छोटा नहीं, कोई किसी से बड़ा नहीं, सबकी अपनी जिम्मेदारियां, नियति हैं। और नियत जब होती है तो फिर हमारी अगर साफ नियत है तो मुझे नहीं लगता कि कभी टकराव हो सकता है। इतनी सारी चीजें अपवाद के रूप में हमारे सामने आएंगी, वो बहुत बड़ी संख्या नहीं होती है, लेकिन अपवाद कभी परंपरा नहीं बन सकती। अगर ये संकल्प हमारा है तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर मध्य प्रदेश में जो हमने संकल्प लिया है, अगर हमारी पंचायतें आत्मनिर्भर होंगी तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से सशक्त होगा। और हमारे पास वो सामर्थ्य है, वो चाहे संसाधन की हो, चाहे मानव बल की हो, या फिर हमारे सोचने समझने की हो। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था तो उनका जो पहला फैसला था वो 10 को पुराने मजदूरों के हितों के संरक्षण का फैसला था। और चूंकि मैं असंख्य क्षेत्र के में मजदूरों में काम करता रहा हूं और हम सबके सामने वो चुनौतियां आती हैं, चाहे वो मनरेगा की आए, हमसे जो सवाल किए जाते हैं वो यही किए जाते हैं, आप क्या उनको मजदूरी दे रहे हैं, क्या उनकी मजदूरी बढ़ाने वाले हैं, उन मजदूरों के बारे में क्या सोचते हैं। ये तमाम सवाल आते हैं जिनके उत्तर भी हमें ही खोजने होंगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस अवसर पर आज का दिन मैं सिर्फ कार्यक्रम की रचना के लिए आपको ध्यान में ला रहा हूं कि यहां हम सिर्फ किसी भाषण सुनने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत होगा, वो हमारे मार्गदर्शन के लिए बेहतर होगा। और उसके ठीक बाद जीआईएफ के 2 सत्र हैं, जिसमें कृषि को स्थायित्व प्रदान करना या कृषि को लाभदायी बनाना एक विषय वो है, और दूसरा है जिसने जो अभियान चलाया है वृक्षारोपण का, हरित मध्य प्रदेश और साथ में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। ये जो 2 सत्र होंगे, इसके बाद में हमारा लंच का अवकाश होगा। उसके बाद के जो सत्र होंगे वो आपके ही सत्र होंगे। माननीय मंत्रीगण उसकी अध्यक्षता करेंगे, हमारे एसीएस, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो सामने बैठे हैं वो उसमें शामिल होंगे। मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, चाहे वो अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हो या हमारे जनप्रतिनिधि हो, मैं आपसे आपके मंत्रालय का प्रमुख होने के नाते निवेदन करता हूं, इस चर्चा में भाग लीजिए। अगर कहीं कोई आपत्तिजनक एक दूसरे के बारे में कार्यप्रणाली को लेकर क्रियान्वयन में जो मतभेद और टकराव दिखते हैं या सुने जाते हैं, उन पर बात आती है तो उद्वेलित होने की जरूरत नहीं है। हम उसका रास्ता खोजें
कि हम यहां पर साम्य कैसे स्थापित करेंगे। मुद्दे हमारे सामने हैं। इस शहर महानगरों से लगी हुई पंचायतें अर्ध शहरीकरण होने के बावजूद भी अपना रोड मैप तय नहीं कर पाई हैं, और ऐसे जो चुनौतियां खड़ी हुई हैं, उन चुनौतियों में विचार करके जो सुझाव आपके आएंगे उस पर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात आती है, हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर नहीं बनना है, उसको पैसा चाहिए, केंद्र से भी चाहिए, राज्य से भी चाहिए, जनप्रतिनिधियों से भी चाहिए। आपका स्वयं का कंट्रीब्यूशन क्या है? अधिकारी के नाते भी जब आप जहां रहते हैं, क्या आपने एक कदम वहां बढ़ाकर कहीं हम आगे आए हैं क्या? और इसलिए जितनी भी केंद्र पोषित योजनाएं हैं, या 5वां राज्य वित्त है, या अन्य प्रकार से आने वाले आय के स्रोतों के बारे में जो चर्चा होनी है, उस पर आप अपना रास्ता तय करिए। तीसरी एक नई परिस्थिति नहीं है ये, हमारे सामने जो चित्र है, ट्राइबल ब्लॉक्स हैं, पेशा कानून आने के बाद में एक नए अधिकारों का संरक्षण हुआ है, और तीसरा कुछ नोटिफाइड एरिया हैं जो जंगल से लगे हुए। हम बहुत बड़ा रिजर्व फॉरेस्ट रखने वाले राज्य हैं, तो स्वाभाविक है उसके लगी हुई पंचायतें वो ट्राइबल नहीं होंगी या ट्राइबल ब्लॉक नहीं होंगे, लेकिन उनकी परेशानियां वैसे ही हैं, उससे कहीं ज्यादा जटिल हैं। क्या इसमें हम साम्य स्थापित कर सकते हैं? चौथी बात आती है कि जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको पूरी तरह से हर पंचायत का लेखा जोखा वित्तीय अनुशासन के साथ समाज के सामने भी और सरकार के सामने रखना ही होगा। इसलिए ई पंचायत की कल्पना सिर्फ बातों से नहीं हो सकती, उसके पीछे 2 लक्ष्य है। वो है हमारी पारदर्शिता और हमारे पास में आत्मनिर्भरता के सोर्स के बारे में सोचना। और 5वीं बात आती है कि मनरेगा जैसी मजदूरी की वो योजना जो लोगों की मांग के आधार पर है। लोग हमसे सवाल करते हैं, हमें बिल्कुल कोई हिचक नहीं करने की जरूरत नहीं है। यदि कोई जॉब कार्डधारी, भले हमारे पास में 60 लाख होंगे, लेकिन यदि हमसे कोई रोजगार मांगे और हम ना दे पाए, तब हम जिम्मेदार हैं। किसी के पास में जॉब कार्ड है लेकिन वो रोजगार नहीं मांगता या मजदूरी नहीं करना चाहता, उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, हम और आप जिम्मेदार नहीं है। अगर वो मजदूरी नहीं करना चाहता तो इसके हमें मान के चलते हैं, वहां जहां पर उसको रोजगार मिलता है वो रोजगार करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि नीतियों पर हमें विचार करना होगा। जल जीवन मिशन का पानी हर घर तक जब पहुंचेगा तो गांव के सामने एक नई चुनौती आने वाली है, वो ग्रे वाटर मैनेजमेंट की है। सुबह एक व्यक्ति को 55 लीटर पानी मिलेगा, 24 घंटे में वो गंदा पानी आप कहीं तो डालेंगे। आपकी जो पंचायत होगी उसके साथ जनसंख्या के साथ 55 का नहीं 50 का गुणा कर दीजिए तो आपको अंदाजा पड़ जाएगा कि आपकी चैलेंज कितनी बड़ी है। और इसलिए ये 5वां ग्रुप है, मनरेगा सहित इन चुनौतियों पर विचार करना। हम मुद्दों को मैंने आपके सामने रखा है, वो मुद्दे आपके सामने आएंगे ग्रुप डिस्कशन में, आप उस पर गंभीरता से चर्चा करिए। जो रिपोर्ट्स आप बनाएंगे उसका रिप्रेजेंटेशन भी आपके सामने होगा लंच के उपरांत, उस सत्र के बाद। इसमें खुलकर चर्चा कीजिए। कुछ जिला पंचायत अध्यक्षों को हम चयनित करेंगे, उनकी भी कुछ भावनाएं होंगी, तो 2-3-4 लोग वो अपना पक्ष रखेंगे ताकि हम सब मिल बैठकर उसके तरफ आगे बढ़ सके। मुझे लगता है कि ये जानकारी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी को और आप सबको देनी थी। यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर से मंचस्थ सभी अतिथियों का और आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आज का दिन हम सब के लिए सफलता का आयाम बने। एक कदम जो अगला कदम होगा उसमें सफलता की हम इबारत लिखें। इस शुभकामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, स्वागत उद्बोधन के लिए और आपके सुविचारों के लिए। और अब मैं आग्रह करना चाहूंगी, जिनके कुशल नेतृत्व में सुशासित, समृद्धशाली और सशक्त मध्य प्रदेश का निर्माण हो रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के स्वप्न को सिद्धि तक ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और अपनी नई ऊर्जा से, नए विचारों से और अपने संस्कारों से मध्य प्रदेश के विकास को गति दे रहे हैं। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वे हम सभी को संबोधित करें। आपकी तालियों के बीच निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से। सावन का महीना है, बाबा महाकाल को जयकारा कर लें। बोले महाकाल महाराज की। और सच्चे अर्थों में भारत को अगर ढूंढना तो वो गांवों में बसता है। गांव से ही भारत की आत्मा की ध्वनि सुनाई देती है, स्पंदन ध्यान आता है। महात्मा गांधी जी ने इसलिए कहा कि सच्चा भारत अगर
समझना है तो गांव को समझ लो, गांव में चले जाओ। तो बोलिए भारत माता की। आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान यशस्वी मंत्री, बहुत वरिष्ठ नेता माननीय प्रहलाद पटेल जी, हमारे कृषि मंत्री हरफनमौला श्रीमान ऐदल सिंह कंसाना जी, मंत्री किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, लगातार पशुधन को बढ़ावा देने में 24 घंटे अहर्निश काम करने वाले मित्र श्रीमान लखन पटेल जी, माननीय मंत्री पशुपालन डेयरी विभाग, हमारी बहन और सिंगरौली से अच्छे मसलों को लेकर के लगातार विकास की बात करती है। और थोड़े दिन पहले ही इनने कहा कि एयरपोर्ट बन गया, तो हमने कहा चिंता मत करो, एयरपोर्ट पे तुरंत प्लेन उतरेगा, और प्लेन उतरने भी लग गया। राधा रानी जी आपकी बात पे से ही हमने एयर टैक्सी प्रारंभ की। आज के इस मंच पर मौजूद श्रीमान फरहत जी, गेराल्ड जी, मलय श्रीवास्तव जी, इस अवसर पर मौजूद समस्त जिला पंचायत के माननीय अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, सभी माननीय सरपंचगण, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, समस्त सीईओ, ये आत्मनिर्भर पंचायत मध्य प्रदेश, समृद्ध मध्य प्रदेश, इसका अपने आप में ये जो हेडिंग है, इसमें सारी बातें आ जाती हैं। जैसे हम आत्मनिर्भर पंचायत बोलते हैं लघु भाषा में, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमारे लिए भारत की कल्पना करना, तो भारत को कोई ढूंढने मिलेगा तो गांव में चला जाए, उसको सारी अपनी मूल जो भारत की दुनिया में पहचान है, वो सारी चीजें उसको गांव में सरलता से मिलती। बदलते दौर में शहरीकरण में गांव पे इफेक्ट शहर का आ रहा है, थोड़ी उसकी स्थिति बदल रही, लेकिन अभी भी हमारे गांव ही वो स्थान है जिनके कारण से ये 1000 साल की गुलामी का लंबा काल निकल गया। कई आए कई गए, यूनान मिस्र मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, उसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो भी आए गए, जैसा भी हुआ, लेकिन इनके आने जाने से हमारे गांव की हकीकत नहीं बदली, गांव का अपना परिवेश नहीं बदला, गांव का जो अपना स्वावलंबन, गांव के अंदर की सारी व्यवस्था, गांव की परेशानी को गांव के अंदर समाधानकारी तरीके से खोजना। हमारे गांव के अंदर के लिए, जैसे यूरोप के लोग आते हैं, विदेश के लोग आते हैं, कई बार समझ ही नहीं पाते कि एक थाना है और थाने के अंदर 100 गांव है, थाने में पुलिस वाले 25, और कंट्रोल कैसे करते? अब ये उनको विसंगति लगती कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन जो समझने वाले समझते हैं, हमारे भारतीय से पूछो तो तुरंत बता देता है कि भाई 25 पुलिस वाले इसलिए पर्याप्त कि गांव वालों के लिए पुलिस नहीं चाहिए, गुंडों के लिए पुलिस चाहिए। गुंडों के लिए पुलिस निपट लेती है, गांव वालों को पुलिस की जरूरत थोड़ी है। गांव तो अपना अनुशासन, अपनी व्यवस्था स्वयं संचालित करते। संभ्रांत परिवार में तो पुलिस का आना ही अपने आप में बहुत गलत बात मानते। किसी के दरवाजे पुलिस आ जाए, भले किसी को बुलाने आए, तो उसको बड़ी इंसल्ट लगती कि पुलिस कैसे आ गई मेरे घर, क्योंकि वो स्व अनुशासित अपनी जिंदगी जीते हैं, उसका आनंद अलग प्रकार से। और ये आज के इस दौर में उसका महत्व और बढ़ जाता है जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। और आनंद आ रहा है कि हमारे पंचायत मंत्री, जोरदार ताली प्रहलाद पटेल जी के लिए भी, उसी गांव की अवधारणा को बढ़ा रहे हैं। ये 3 दिन की कॉन्क्लेव करने के पीछे जो भाव है, इसी भाव को लेकर तो है ही कि हम अगर अपनी सरकार में आए तो सरकार में आकर के हमारे हाथों से, हमारे ताकत से, व्यवस्थाओं से हम अगर गांव को स्वावलंबी बनाते हैं, और इसीलिए एक के बाद एक आप देखिए, कुछ क्रम से हमने काम भी चालू किए, सरकार के साथ जोड़ने के काम भी चालू किए। अब ये उदाहरण के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर ताली बजवाइए कि बुंदेलखंड, जोरदार ताली बजाइए, केन बेतवा नदी। अब गांव अच्छा करना तो गांव में जो होने वाली कृषि है, खेती है, उसको पीने का पानी और सिंचाई का साधन दोनों तो चाहिए। जब आप हर घर नल दे दोगे, हर घर जल दे दोगे, तो घर में जल हो गया, खेत में जल हो गया, 90% तो काम निपट ही गया। बचा क्या है? आज ये पूरा मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी की जल परियोजनाओं से तो बदला है। अब बचा हुआ हिस्सा हमारा मध्य प्रदेश का 2 हिस्सों में, एक हिस्सा हमारा बुंदेलखंड का है, जिसमें वो बुंदेलखंड, जिस बुंदेलखंड में कभी भी कई लोग आए, मुगल आए, सुल्तान आए, पठान आए, अंग्रेज आए, किसी के आगे अपनी
कमर नहीं झुकी, किसी के पैर नहीं पकड़े, सबसे डट के मुकाबला किया। लेकिन वो वीरता का, धीरता का, गंभीरता का बुंदेलखंड केवल प्रकृति के भरोसे था। अब जल से उसकी स्थिति बदलेगी, ये सौभाग्य हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और 1 लाख करोड़ रुपया माननीय मोदी जी देने वाले, 1 लाख करोड़ रुपया, 45,000 करोड़ उत्तर प्रदेश के लिए, 45,000 करोड़ हमारे लिए। बड़ी बात है। केन बेतवा नदी जुड़ने से पूरा बेल्ट पानी के आधार पर, क्या हमारा सागर, क्या हमारा छतरपुर, पूरा बेल्ट, जिसके कारण से अलग प्रकार की दुनिया में जाएगी। ऐसे ही हमारा दूसरा श्योपुर में गया था, वहां गिर का अभ्यारण्य, पहली बार देखा कि गिर गायें ऐसी बिल्कुल यूं घूम रही। और जो श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, फिर आगे जाओ राजगढ़, राजगढ़ से आगर, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, पूरे बेल्ट में काली सिंध, पार्वती, चंबल, ये तीनों नदियों को जोड़ने का। और इसी बात को मैं नहीं कह रहा हूं, कल संसद के अंदर ये दोनों नदी जोड़ों को लेकर के गर्व के साथ माननीय मोदी जी की सरकार ने उस लोकसभा में उल्लेख किया कि हाँ, ये पानी मिलना चाहिए। और मध्य प्रदेश ने बहुत बड़ा काम किया। जोरदार ताली बजाओ माननीय मोदी जी के लिए। हम तो आगे बढ़े, लेकिन 1,75,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि दी, आप सब भी गांव में एक बात ध्यान देना, हाथ जोड़ के निवेदन करना कि कोई अपनी जमीन मत बेचना। मौका पड़े तो अपने लिए कोई कर्जा ले लेना चलेगा, लेकिन बदलते दौर में मध्य प्रदेश में जमीनों का जो माहौल बदलेगा, खेती की जो आमदनी बढ़ेगी, जिस प्रकार से समय बदल रहा है, अब हम पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ेंगे, ये मैं गारंटी ले सकता हूं। निश्चित रूप से बदलाव आने वाला पूरे क्षेत्र। और केवल खेती नहीं, अभी हमारे बीच में मंत्री जी बैठे हैं, पशुपालन मंत्री जी। हमने निर्णय किया है कि हमारे दूसरी आमदनी किसान का है, एक खेती, दूसरा पशुपालन। तो पशुपालन में देखो कितनी, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, पहला जी हमने निर्णय किया कैबिनेट में कि ये पंचायतों के अंदर तो थोड़ी पंचायत छोटी हो जाती, लेकिन नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद ये जो खिड़क बनाती है, कांजी हाउस बनाती है, ये कंसेप्ट हमारा नहीं है। अब ये कांजी हाउस का क्या अर्थ है? सरल भाषा में उसका अर्थ है कि जो गाय आवारा घूमती है उसको जेल कर दो, ऐसे ही है ना। कांजी हाउस का क्या अर्थ है भैया? यही है ना। आदमी आवारागर्दी करे तो उसको जेल भेज दो, इसलिए जेल हमारी जेल कहलाएगी। उसको जेल नहीं बोलते, कांजी हाउस बोल दिया, खिड़क बोल दिया, यही बोला ना। इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, उसको हम जेल देंगे क्या? डूब मरना चाहिए हम अगर इसी बात करें तो। हमको गौशाला बनाना है, इसलिए हमने गौशाला बनाने का निर्णय किया। सारी खिड़क बदलते हुए गौशाला बदल देंगे कि ऐसी गाय माता जो बूढ़ी है, अपाहिज है, लावारिस है, घर वाले पाल नहीं पा रहे, सरकार पालेगी, सारा पैसा सरकार देगी। ये हमारा निर्णय है। आनंद है कि नहीं इस बात का कि गाय माता की चिंता अपन करें? और इसके लिए जो पर्याप्त धनराशि है, जो बड़ी बड़ी गौशाला है, उन्हें जो 20 रुपया प्रति गाय देते हैं, तो उनको 40 रुपया प्रति गाय देने वाले। और केवल ये भी नहीं कि खाली गौशाला में गाय पलेगी, ये आपके लिए भी काम का है कि हमारे किसान परिवार में से जो 10 गाय से ज्यादा पालेगा उसको भी अनुदान देंगे। और जैसे हम फसल खरीदने में, गेहूं में, चावल में, धान में, मूंग में खरीदने में जो हमारा बोनस देते थे, हम दूध के ऊपर भी बोनस चालू करने वाले के खरीदने के लिए दूध पे बोनस दे, ताकि लोग पशुपालन को बढ़ावा दे। हमारी गाय केवल गौशाला में नहीं जाना चाहिए, बदलना चाहिए। एक योजना बनाने के लिए मैं कल ही गया था बुल फार्म पे। हमने कहा भाई ये अच्छी बात है, आपका वो सीमन से गायों की और खासकर देसी गायों की, गिर गाय, साहिवाल, थारपारकर, हमारे यहाँ देसी गायों की लंबी श्रृंखला है। तो हमने कहा ये अभी आप क्या करते हो कि 1 गाय देके, 2 गाय देके, 10 गाय दे करके गाय का दूध खरीदने बेचने के आधार पर कल्पना करते हो कि उसकी किसान की जिंदगी बदल जाएगी। तो ये आधी बात है। गाय और हमारे में एक समानता है, हमारी भी जो संवेदनशीलता है, वो संवेदनशीलता गौ माता में हमसे ज्यादा है। जैसे उदाहरण के लिए आज सड़कों पे गाय बरसात में बैठती है, जो न समझते वो कहते हैं कि गाय क्या है, मरने के लिए बैठ रही है, जबकि वो समझ नहीं पा रहे कि गाय को वहां मक्खियां खा रही, मच्छर खा रहा है, खेत के अंदर जमीन पे गीला है, वो बैठेगी नहीं तो सूखे में बैठती है। और जब गाड़ी निकलती तो उसको लगता पंखा चल रहा है, तो उसको तो और आनंद आता है। वो तो अपनी जो आत्मा से समझती इसीलिए बैठती ना। अब आपको समझ नहीं तो आप उसको अपने हिसाब से ट्रैफिक नियम लगाते हो। अब ट्रैफिक नियम हमारे लिए, उनके लिए थोड़ी है। उनका तो वो जीवन अपना आनंद में है। इसलिए हमने कहा कि गौशाला के अंदर गाय
अपने ढंग से जो अपाइज है लावारी से उसमें जो खर्चा लगेगा हम देंगे, लेकिन जो स्वस्थ गाय जिससे जीवन की उनकी दृष्टि बदलेगी वो दूध हम खरीदेंगे। और ऐसे इलाके में जहां गाय को पालने के लिए ये जो आत्मीयता बनती, गाय आज लाए और कल से दूध देने लग जाएगी ऐसा भी नहीं, उसको समय लगता है। तो हमने कहा एक काम करिए, सीमेंस ला करके या छोटी छोटी बच्चियां हम गांव वालों को दे देंगे, छोटी 2 महीने 4 महीने की दो, वो 2 साल की हो जाएगी तो सरकार खरीद लेगी, तो ये इसमें तो कोई परेशानी नहीं, कोई दूध हुआ ही नहीं। लेकिन अगर 10 गाय 20 गाय के बजाय 10-20 बच्चियां वो गांव वाला तैयार करेगा, तो ये तो हम गांव के लोग कौन कौन है, जरा हाथ खड़े करो जो गांव से आए। शहर वालों को थोड़ा कम समझ में आएगी, ये जल्दी समझ में आ जाएगी कि गाय की बच्ची अगर अपन ने लेके घर में बछिया रख ली और बछिया को तैयार किया और ये कहा कि सरकार खरीदेगी, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ 50% तो वो घर वाले ही नहीं देंगे कि हम ये गाय बन जाएगी हम ही रख लेंगे इसको, अब 50% ही देंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, सही है कि नहीं है? तो ये बछिया खरीदने की गारंटी हम देंगे, 20,000 50,000 60,000 जैसी बछिया रहेगी सरकार